डिस्कस करनी है। एक तो आईजी साहब ने फरमाया है कि जो इश्तिहारी मुल्क से बाहर भागे हुए हैं उनको जो है उनके लिए कोई कार्रवाई की जाएगी। मगर एक खबर और भी है, वो बड़ी दिलचस्प है, और वो खबर है जनाब इशफाक तोला साहब जो एक स्टेट मिनिस्टर हैं प्रोडक्शन के रेवेन्यू के। उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की है, पता नहीं आपको दिल को लगती है या नहीं। वो कहते हैं कि दुबई की हुकूमत से हम कहेंगे कि वहाँ जिस जिसकी प्रॉपर्टी है, क्योंकि इंडिया का एक मुआहदा हुआ है कि इंडिया का कोई सिटीजन अगर 5 मिलियन यानी 50 लाख डॉलर से उसकी दुबई में ज़्यादा प्रॉपर्टी है तो वो बताते हैं कि जनाब देखो केड़ी पार्टी की है। तो रशकई स्पेशल इकनॉमिक जोन सी पैक मंसूबे का हिस्सा है। वज़ीर आज़म का कौमी IT सेमिनार से खिताब, कहा कि मुल्क की 60% आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है। अगले चंद माह में कई मंसूबे कौमी धारे में शामिल किए जाएंगे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गैस का शदीद बहरान है। गैस की लोड शेडिंग के बायस घरेलू खवातीन परेशानी का शिकार हैं। बिजली सार्फिन के लिए बुरी खबर है। नेपरा ने मई के माहाना फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में बिजली ₹1.90 फी यूनिट महंगी कर दी है। नोटिफिकेशन के मुताबिक इतलाक सिर्फ जुलाई के बिलों पर होगा। इन्होंने ये तजवीज इसहाक डार साहब को भेज दी है कि हुजूर दुबई की हुकूमत को कहें कि जो प्रॉपर्टियां पाकिस्तानियों की हैं हमें इतला दें। और मुझे यकीन है कि ये इसहाक डार साहब बड़े शफाफ तरीके से इस काम को आगे बढ़ाएंगे। ये दोनों खबरों पे आपका क्या कमेंट है? काजी साहब आपके मुंह में घी शक्कर। इसहाक डार को डेथ वारंट भेज दिया उन्होंने। यार मेरी ख्वाहिश है कि इस पे इंप्लीमेंट हो। वो प्रॉपर्टी आरफ हमीद भट्टी की है, काजी सईद की है, मोहतरम नवाज शरीफ साहब की है, मोहतरम इसहाक डार साहब की है, रहमान मलक की है, पीपल्स पार्टी की है। अगर ये आ गई प्रॉपर्टी की, काजी साहब सुने, पाकिस्तान के कर्जे सिर्फ इन्हीं पैसों से उतर जाएंगे। मैं आपको ये खबर दे रहा हूं, पाकिस्तान के कर्जे इन्हीं पैसों से उतर जाएंगे। आपको IMF के पास नहीं जाना पड़ेगा। यू कांट इमेजिन कितने प्लाजे लंदन और दुबई में पाकिस्तान के पॉलिटिशियनों के और ताकतवर लोगों के हैं। दुआ करें इस पे ये हुकूमत इंप्लीमेंट कर दे। यार सारी बातें छोड़ दे। एक ब्रेक है का फंदा तैयार कर लिया, एक ब्रेक है, ब्रेक तो लग गई है डार साहब को। और ये जूनियर मिनिस्टर है, उस पर फैसला डार साहब ने करना है। मगर मुझे यकीन है कि उनकी जिंदगी जिस तरह एक अपराइट और एक दयानतदार इंसान के तौर पर और हक हलाल से जो उन्होंने वहां बाहर खड़े किए हैं, वो यकीनन इस पे बिल्कुल अपने ज़मीर के मुताबिक फैसला करेंगे। बट साहब आपने दिल की बात की, उन्होंने दुरुस्त कह रहे हैं आप। लेकिन बात यह है कि जिस तरह आप पहले भी बात कर रहे थे, भारत की मिसाल ले रहे थे, भारत की मिसाल काजी साहब ना दिया करें। भारत में 5 साल जमहूरियत चलती है, यहां पर 3 साल 4 साल 2 साल बाद आप कान से पकड़ के बंदा नीचे उतार देते हैं। नंबर 1। नंबर 2, जो दुबई वाली चीजें बेचने की बात आप कर रहे हैं, जो पाकिस्तान में सफेद हाथी पाले हुए हैं, स्टील मिल से लेकर और आगे तक लंबी कहानी सुना सकता हूं। ये सारी चीजें जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ठीक करने लगता है तो आप उसकी हुकूमत डिसॉल्व कर देते हैं। रही बात अब नवाज शरीफ की, नवाज शरीफ को जिस तरह उतारा गया वो भी आपके सबके सामने, आप ही को पता है कि किस तरह उतारा गया और क्या वो इंसाफ था। अब नवाज शरीफ बाहर चला गया, सुप्रीम कोर्ट ने उतारा था, और सारे काम सुप्रीम कोर्ट ने कर दिए। तो अब भी सुप्रीम कोर्ट 15 सितंबर के बाद ठीक हो जाएगी ना। अभी फिर नवाज शरीफ वापस इसीलिए आएगा ना। पहले क्यों नहीं आ रहा? मैं आपसे पूछता हूं, नवाज शरीफ इस वक्त वतन क्यों नहीं आता? आप बताएं मुझे। क्योंकि मलिक क़य्यूम साहब नहीं रहे फिलहाल। की यार मेरे को सवाल पूछे जा रहे, मैंने की पता क्यों नहीं आ रहे? मेरा क्या तल्लुक इस बात से? मैं बताता हूं फिर आपको क्यों नहीं आ रहे। वो इसलिए नहीं आ रहे कि जब किसी को इंसाफ नहीं मिलेगा तो वो मुल्क से बाहर भागेगा। बस भट्टी साहब, एक तो जरदारी साहब को इंसाफ नहीं मिला, चलें पीपल्स पार्टी तो मैं ये कहता हूँ उसके साथ बहुत बड़ी हाई हैंडेडनेस होती रही। जरदारी साहब तो एक और पार्टी, ये कोई और पीपल्स पार्टी है, वो कोई और पीपल्स पार्टी थी जो भुट्टो की थी, या किसी हद तक शुरू के अदवार में बेनज़ीर भुट्टो की थी। एक और अच्छा कादी साहब 10 लाख लोग सालाना मुल्क छोड़ रहे हैं। यकीनन उन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा, उन्हें तालीम नहीं मिल रही, उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा। कुछ सहाफी मुल्क से गए हुए हैं, यकीनन उनके लिए जगह तंग कर दी गई है। कादी साहब मियाँ सबको बुलाए, जरूर बुलाए। जिसने जब जब करप्शन की, जब जब मुल्क की मफाद को ठेस पहुंचाई, उन्हें निशाने इबरत बनाए। निशाने इबरत हमारी तो ख्वाहिश है कोई ऐसा हाकिम वक्त आए जो अपने मफादात की बजाय अवाम के मफादात को तरजीह दे।
वो पाकिस्तान को तरजीह अच्छा दे, भट्टी साहब, बात ये है, थोड़ी सी मैं इकॉनमी पे आ जाता हूँ क्योंकि इसी सेगमेंट में हमने इकॉनमी को कवर करना है। इकॉनमी हमारी ऑकलीज हील है और सबसे मैं अच्छा, इकॉनमी आपने चंद खानदानों की करनी है या 23 करोड़ आवाम की, क्योंकि ये दो अलग अलग सब्जेक्ट हैं। भट्टी साहब, ये हम तो 23 करोड़ लोगों की बात ही करेंगे क्योंकि ये जो खबरें हैं और ये जो रिपोर्ट भेजी है इस दफ़ा IMF ने, उसने 2-3 बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि एक तो बगलें बजानी बंद कर दो। मैं सादा सलीस उर्दू में तर्जमा करूंगा। डॉक्टर खाकान नजीब साहब, इंतहाई अहम डेवलपमेंट आपके भी सुनने में आई होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुपर टैक्स के नफाज के हवाले से फैसला दिया और वो कलअदम करार दे दिया है। आप इसके ऊपर एज एन इकोनॉमिस्ट कैसे कमेंट करेंगे? ज़ाहिर है ऑब्लिगेशंस हैं और बहुत सारी कंडीशंस हैं IMF की, उसको पाकिस्तान को पूरा करना है, बाय होक और क्रुक करना तो है। अब वो उसके ऊपर इतना बड़ा डिसीजन आ गया है। योर टेक ऑन दिस सर, डॉक्टर साहब। My take on Pakistan's taxation is very clear. अगर आप ये डिसाइड जिस दिन करेंगे कि हमने अपनी डोमेस्टिक रिसोर्स मोबिलाइजेशन से अपने खर्चे पूरे करने हैं, तो आपको IMF, वर्ल्ड बैंक और दुनिया से मांगना नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी तक हमने ये तय नहीं किया। और इसकी एक मिसाल देता हूँ, पाकिस्तान इस साल जो पूरी टैक्सेशन कलेक्ट करेगा और जो फेडरल के पास पैसे बचेंगे प्रोविंसेस को देकर, उसमें 324 अरब रुपए बोरो करेगा, तो सिर्फ इंटरेस्ट पे होगा। एवरीथिंग एल्स डिफेंस, इलेक्शन के 42 अरब रुपए, PSDP ग्रांट्स, एवरीथिंग एल्स इज बोरोड। तो पहले ये फैसला कर लीजिए कि ये 9,400 अरब भी अगर आप नहीं कलेक्ट करेंगे, रिटेल सेक्टर को आप टैक्सेशन में नहीं लाएंगे, कैपिटल गेन्स ऑन प्रॉपर्टी नहीं लगाएंगे, अगर आप एबनॉर्मल प्रॉफिट्स कमाने पर स्टेट को ये राइट नहीं देंगे कि वो उन एबनॉर्मल प्रॉफिट्स को एबनॉर्मली टैक्स कर सके, अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी पर टैक्स नहीं लेंगे, अगर आप एग्रीकल्चर इनकम टैक्स पूरे मुल्क में 4 अरब रुपए से ऊपर कलेक्ट नहीं करेंगे, तो जहां खड़े हुए हैं वहीं खड़े रहेंगे। अगले 5 साल बाद मुझे दोबारा इंटरव्यू कर दीजिएगा। जो अभी IMF की रिपोर्ट आप पे आई है, वो भी तकरीबन यही कहती है कि या तो ये सारे काम कर लें। मैं तो पिछले कई सालों से हुकूमत में भी रह के उनको यही एडवाइस करता हूँ, अब तो जरा बहुत मतलब फोर्सफुली करता हूँ। नहीं करेंगे तो IMF भी यही कह रहा है कि अगले 4 साल आपका जो टैक्स टू GDP रेशियो है वो 8.5-9% है। आपने NFC में लिखा है हम इसको 15% कर देंगे। दिस इज दी एक्सटेंट ऑफ डिफिकल्टी दैट यू आर फेसिंग। पाकिस्तान का टैक्स का निज़ाम, बिजली का निज़ाम पाकिस्तान को चलने नहीं देगा। फैसला हमने करना है, IMF ने नहीं करना। फैसला हम कर नहीं पा रहे कि हम अंडर टैक्स्ड और अनटैक्स्ड एरियाज पे जाएं। पाकिस्तान का टैक्स गैप, यानी कि आज हम जो टैक्सेस लगाए हुए हैं वो कलेक्ट कर लें तो हम 11-12 हज़ार अरब रुपया कलेक्ट करेंगे, हम वो भी नहीं करते। ये है चैलेंज, इसका फैसला हम कर नहीं पा रहे और अभी भी नहीं कर रहे। 20 दिन गुजर गए हैं IMF के एग्रीमेंट को। एवरी डे इज अ ब्रीदर फॉर यू। 9 महीने का ब्रीदर है, 1 महीना उसमें खत्म होने को है, बट हम वहीं खड़े हैं जहां 1 जुलाई को खड़े थे। और अगर ये टैक्सेस हमारी जो स्टेट लगाती है, जो कि मैं समझता हूँ एग्जीक्यूटिव का राइट है वो करना, हो सकता है कि उसमें कोई तकनीकी चीज रह गई हो, उसको देखा जा सकता है, बट उनको चलने देना चाहिए पाकिस्तान में। अदरवाइज बहुत ही डिस्टॉर्टेड टैक्सेस का निज़ाम है, ब्रॉड नहीं है, सेक्टर्स बाहर हैं। सो इन चीज़ों को हमें देखना चाहिए ज़रूर। और बहुत आप ये कहना चाह रहे हैं कि सुपर टैक्स जो है जिसका अनाउंसमेंट किया गया वजारत ख़जाना की जानिब से, उसको इम्प्लीमेंटेबल होना चाहिए, रोकना नहीं चाहिए उसको। इस वक्त एक ब्रॉड बेस्ड ब्रश से जिन लोगों की रकूम ज़्यादा हैं, जो लोग साहिब हैसियत हैं, उन पे टैक्स अगर एबनॉर्मली भी लगाना पड़े तो हमें लगाना चाहिए। मेरा ख्याल है कि शायद जो सिंक इन नहीं कर रहा, जो हमारे मुक्तदर हल्के हैं, उनमें ये बात कि पाकिस्तान की इकोनॉमी कहाँ खड़ी है। मैं फिर एक्सप्लेन करता हूँ कि फेडरल गवर्नमेंट के पास इतनी रकम नहीं है कि वो जो उसके पास पैसे बचे हैं प्रोविंसेस को देने के बाद, वो उससे पाकिस्तान का मार्कअप दे सके जो कि 7,300 अरब है। वो बोरो करेगी, 324 अरब तो उनको पे करेगी। अब आप फैसला कर लीजिए कि क्या करना है।